हेलो। हो गया विश्वजीत जी, आई एम ऑडिबल? बात तो एक ही चल रहा है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई एम ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके। इससे गड़बड़ हो गई है। नहीं, इससे चालू कर दो। जयेश भैया, गुड इवनिंग। Say to all from this platform of e-Pathshala, athletes coaching and education program organized by Sports Authority of India and Table Tennis Federation of India and hosted by Netaji Subhash Eastern Center, Kolkata. Today is a very important day for all those who are the lovers, who all those who used to exert for an hour or plus in order to make them fit, in order to have the efforts to bring the accolades for your city, your school, your club, your district, state or country. Today is International Olympic Day, a very big day for all those who are aspiring to win matches, who are aspiring to conquer the sporting battles. आज से ठीक 126 साल पहले आज ही के दिन ओलंपिक की अवधारणा बैरन पेरेदी कोबर्टेन जी के द्वारा स्थापित की गई थी और उसके बाद जैसे कि सबको विदित है 1896 से हमारा पहला ओलंपिक्स हुआ था और उसके बाद में हर वर्ष लीप ईयर जब भी होता है तब ओलंपिक्स खेला जाता है। और इस ओलंपिक के जो महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूटरीज होती हैं वो होती है ओलंपिक स्पोर्ट्स, जैसे कि हमारा टेबल टेनिस। एंड आप लोगों को सबको पता है कि टेबल टेनिस एज अ स्पोर्ट ओलंपिक्स के अंदर 1988 में शुरू किया गया था। परंतु क्या आप लोगों को पता है कि 1960 से पैरा ओलंपिक्स में टेबल टेनिस खेला जा रहा है, यानी कि मूल ओलंपिक्स के करीब करीब 28 साल पहले से पैरा ओलंपिक्स के अंदर टेबल टेनिस को शामिल कर लिया गया था। सो पैरा ओलंपिक की हिस्ट्री, टेबल टेनिस में पैरा ओलंपिक हिस्ट्री मेन ओलंपिक से लगभग 28 साल पुरानी है। तो आज के जो हमारे की नोट स्पीकर हैं, आज के जो हमारे चीफ रिसोर्स पर्सन हैं, उनका नाम है श्री प्रमोद गंगराड़े जी। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको काफी समय से टेबल टेनिस में एक्सर्ट करते हुए देखा होगा। वो स्वयं बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हुए हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ में दो टेबल टेनिस की, या आप कहें कि मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स के
तो विशिष्ट व्यक्तित्व भी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्री ओम सोनी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं पैरा टेबल टेनिस प्रमोशन एसोसिएशन के और चेयरमैन है एमपी टेबल टेनिस एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ हैं आज श्री जयेश आचार्य जी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। स्वयं अपने आप में काफी अच्छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हुए हैं और आचार्य परिवार जो है वो लगभग पिछले 3-4 दशक से मध्य प्रदेश और भारतीय टेबल टेनिस को निर्बाध निरंतर अपनी सेवाएं विविध प्लेटफॉर्म्स पे देते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आज चूंकि इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे है, मैं विश्वजीत जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो एक स्लाइड हमारे साथ में हॉटस्पॉट पे शेयर करें, ताकि जिसको हम विश्वजीत जी का हॉटस्पॉट पे शो हो रहा है? Sir, just a moment. There is some problem with my screen sharing option. Can we just share it after 2 minutes? ओके। तो तब तक मैं आप लोगों के साथ में बस यही जानकारी शेयर करना चाह रहा था कि जो विश्व वर्ल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक डे है, इसकी जो मुख्य अवधारणा थी वो ये थी कि 776 बिफोर क्राइस्ट में जब मॉडर्न ओलंपिक्स, जब वो एंशिएंट ओलंपिक्स खत्म किए गए थे, ये एंशिएंट ओलंपिक्स का आखिरी इतिहास हमको ज्ञात होता है। तो उस वक्त कहानी ये थी कि जो एथेंस स्पार्टा में उस समय 2 बहुत बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं, इलियड और ओडिसी नाम से। उसमें इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं का, जिसमें कि प्राचीन ओलंपिक का वर्णन है, बताया जाता है। और उसके बाद में फिर उसके करीब 1890 साल प्लस 700 लगभग ये मान के चले कि 2500 साल बाद में फिर मॉडर्न ओलंपिक्स की जो अवधारणा बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई कि जब सारे देशों में परस्पर इस बात का की होड़ रहती थी कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश का जो युवा है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपस में बहुत ज्यादा युद्ध, खून खराबा, इस तरह की घटनाएं होती थी। तो इस मान्यता को रोकने के लिए ये सोचा गया कि क्यों ना हम कुछ इस तरह से कुछ गेम्स बनाएं, कुछ इस तरह से कुछ एक्टिविटीज बनाएं, जिससे कि ये साबित हो सके कि नहीं, हमारे देश का युवा बहुत तेज दौड़ सकता है। यानी कि उसको उन्होंने नाम दिया, जिसको कि ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है साइटियस। सबसे तेजी से ऊंचा जा सकता है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया एलटीएस। और सबसे ज्यादा ताकतवर है पेशी रूप से, मस्कुलर रूप से, जिसको कि उन्होंने नाम दिया फोर्टियस। तो फोर्टियस, साइटियस एंड एलटीएस की अवधारणा के तहत मॉडर्न ओलंपिक्स को शुरू किया गया था। और आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। और आज मैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री दुष्यंत चौटाला जी ने, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, ने हम सबको आज शुभकामनाएं भेजी हैं, आप सबको लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। साथ ही हमारे सेक्रेटरी जनरल श्री MP सिंह जी ने भी आप सबको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, तो उनकी काफी ज्यादा भी कोशिश की जा रही है कि शीघ्र ही वह हम सबके साथ में शामिल होंगे और अपने अनुभवों से, अपने आशीर्वचन से हम सब लोगों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस बीच मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे प्रेसिडेंट पैरा टेबल टेनिस प्रमोशन एसोसिएशन के श्री ओम सोनी जी से, जो कि चेयरमैन MPTT भी हैं, हम सबके वरिष्ठ हैं, हम सबके अग्रज मार्गदर्शक हैं, कि वे आज के इस विशेष मौके पर जो हमारी जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी खिलाड़ी हैं, उनको अपने आशीर्वचन दें और ओलंपिक का जो भाव है, ओलंपिक की जो मान्यता है, उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दें। सोनी सर, आपका स्वागत है। सभी लोग जो भी इसमें मौजूद हैं, सबको गुड इवनिंग। और मैं इसको एक बहुत अच्छा प्रयास मानता हूं जो आज किया जा रहा है साई और TTFI के माध्यम से। और भाई अतुल, जिस तरह से इसको शुरू किया उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगा। ओलंपिक डे, आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे है और कई आयोजन ऐसे हुए हैं और आज होने भी वाले हैं इसमें आयोजन। लेकिन उसमें मैं सोचता हूँ कि भाई अतुल ने एक विशेष अनूठा काम किया है कि पैरा टेबल टेनिस को इसमें जोड़ा है उन्होंने। और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी खिलाड़ी जो इसमें मौजूद हैं और सभी ऑफिशियल्स भी जो इस वेबिनार में मौजूद हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सोनी सर, आपका जो एक वृहत अनुभव है खेल प्रशासन के क्षेत्र में, विशेष तौर से टेबल टेनिस में, आप मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ से भी हैं, तो उनका उस मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग जो हैं छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, या आप लोगों के द्वारा जो पीछे मजबूती से हम लोगों को पकड़ा गया है, मजबूती से पीठ थपथपाई जाती है,
तो भारतीय खेल प्राधिकरण या टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं जो हैं वो पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। आपके आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद सर। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री जयेश आचार्य जी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। आवाज आ रही है क्या? तो हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आप ऑडिबल हैं सर, बिल्कुल ऑडिबल हैं। मैं जयेश आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह जो है आज के कार्यक्रम के इंटरनेशनल ओलंपिक डे पर हमारे टेबल टेनिस प्रेमियों के बारे में आशीर्वचन कहें। Good evening, everyone. On behalf of Table Tennis Federation of India and Para Table Tennis Association, I welcome you all. And respected Om Soni sir, Shri Pramod Gangradi ji, General Secretary Para Table Tennis Association, and host of this program, Shri Atul Dubey ji, who is a very renowned table tennis personality of our. In terms of our technical team, he is one of the key member of TTFI. So I welcome you all, and officials from the SAI and from different places. I welcome you all on behalf of TTFI and Para Table Tennis Association. जैसा कि अतुल भाई ने बताया है और ओम सर ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी खेलना जब चाहता है तो उसके जीवन में खेल जीवन का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस या कहीं पे प्रेजेंस कौन सी जगह पे हो सकता है, तो कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक के अलावा दूसरा नाम नहीं लेगा। तो किसी भी शब्द में, किसी भी खेल जगह पे अगर ओलंपिक की शब्द अगर जुड़ गया तो मान के चलते हैं कि वो सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। तो ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, जीतना, इवन ओलंपिक डे सेलिब्रेट करना अपने आप में एक बहुत ही अनूठा अनुभव रहता है। और इस दौर से इस जो ओलंपिक का जो वर्ड है इसके साथ जुड़ने का हर व्यक्ति को, हर खिलाड़ी को उसके जीवन में अवसर मिले, ऐसी मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। और अतुल भाई, क्योंकि मुझे ध्यान है पिछले बार पैरा ओलंपिक में भी प्रतिनिधित्व देश का कर चुके हैं, तो ऐसा आप सभी को पैरा टेबल टेनिस के जितने खिलाड़ी हैं वे क्वालिफाई करें और देश का नाम पैरा टेबल टेनिस में और ओलंपिक में परफॉर्म करने का आपको अवसर मिले, ऐसी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस सेमिनार को आयोजित करने का जो आपका प्रयास किया, मैं उसको आपको बहुत बहुत सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों के लिए आपने एक ऐसी अनूठी पहल की है। थैंक यू अतुल भाई। थैंक यू जयेश सर। निसंदेह भारतीय टेबल टेनिस महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा जो ये एक अनूठा आयोजन शुरू किया गया है, आज उसका 17वां दिन है। और इस ई पाठशाला से पहले भी पूरे अप्रैल के और मई के जो पहला हफ्ता था उसमें भी एक इसी तरीके की कार्यशाला रेगुलर आयोजित की गई थी, जिसमें कि लगभग 21 सेशन उसके हुए थे और देश और विदेश के ख्यातनाम प्रशिक्षकों ने और टेबल टेनिस के विविध व्यक्तित्व, उन्होंने अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी विविध कौशलों का यहाँ पे प्रदर्शन और हम लोगों के साथ में अनुभव बांटा था। जयेश आचार्य जी, आपका बहुत बहुत पुनः आभार कि आपने अपने अनुभवों के साथ में आज के देश में जो आज इस समय सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनके अपने अनुभवों का आपने उनसे साझा किया। और फिर अब आज का जो मुख्य सेशन है, श्री प्रमोद कंगराड़ी जी जो कि सेक्रेटरी जनरल है पैरा टेबल टेनिस प्रमोशन एसोसिएशन के, और स्वयं में अपने आप में न केवल एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे प्रशिक्षक, बहुत अच्छे खेल प्रशासक भी हैं। तो प्रमोद सर, मंच आपका है, समय आपका है। नमस्कार अतुल भाई। मैं सबसे पहले भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने अनुभव या जितना भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है पैरा टेबल टेनिस को लेके वो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और आप सभी को, सारे खिलाड़ियों को, सारे पदाधिकारियों को इंटरनेशनल ओलंपिक डे की बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक बात है पैरा टेबल टेनिस की, तो इसमें एक्चुअली होते हैं 11 क्लास होते हैं, एक्चुअली 11 क्लासेस, जिसमें क्लास 1 to 5 जो है वो रहते हैं व्हीलचेयर क्लास, जिसमें सारे व्हीलचेयर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। देन क्लास 6 to 10 जो है
वो यानी 6 to 11 है एक्चुअली। वो 6 to 11 जो है वो स्टैंडिंग है। तो इसमें जो क्लासेस हैं उसके लिए जो क्लासिफायर होते हैं उसमें 2 टाइप के क्लासिफायर होते हैं। एक होते हैं मेडिकल क्लासिफायर जो जनरली डॉक्टर्स या इस टाइप एमडी या एमबीबीएस ये लोग होते हैं। और अभी कुछ सालों से पैरालंपिक कमेटी वर्ल्ड इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और आईटीटीएफ ने मिलकर जो चालू किया है वो एक टेक्निकल क्लासिफायर भी उन्होंने चालू किए हैं। और टेक्निकल क्लासिफायर वैसे सही भी है क्योंकि एक डॉक्टर सिर्फ आपकी डिसेबिलिटी और बाकी चीजें समझ लेगा कि आपको कितनी तकलीफ है। लेकिन टेक्निकल क्लासिफायर इसलिए जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि आपकी या मेरी डिसेबिलिटी बरोबर है, लेकिन उसमें कई बार ये होता है कि किसी-किसी की कुछ मसल्स जो हैं, वो इतनी डेवलप हो जाती है कि उनकी टेबल पर रिच बढ़ जाती है। तो उसको चेक करने के लिए आजकल टेक्निकल क्लासिफायर को उन्होंने इसमें जोड़ा है, जो कि जनरली या तो कोचेस होते हैं या फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं। इन लोगों के लिए आईटीटीएफ ने कोर्स चालू किया है, क्लासिफायर कोर्स, जिसको मैंने भी लेवल 1 मैंने क्लियर किया था, अभी लेवल 2 मुझे अटेंड करना है। तो मैं भी टेक्निकल क्लासिफायर हूँ। तो उससे एक्चुअली क्या होता है जब एक प्लेयर या कोच एक प्लेयर को खेलते देखता है, तो उसको समझ में आता है उसकी मसल की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी रीच कितनी है। वो कोई भी बॉल पे किस तरफ कितनी तेजी से जा पा रहा है, जहाँ जिस पैर में या जहाँ उसकी डिसेबिलिटी अगर वो स्टैंडिंग है और जिस तरफ उसकी डिसेबिलिटी जिस पैर की है, उस तरफ उसका कितना मूवमेंट है और उसके अपोजिट साइड में उसका कितना मूवमेंट है। तो ये देखने के लिए ही इन्होंने टेक्निकल क्लासिफायर की नियुक्तियाँ चालू की है। तो इसमें जनरली होता ये है कि जो क्लास 1 और 2 के जो प्लेयर्स हैं, ये तकरीबन 99% वो जो स्पाइनल इंजरी होती है, ये वो लोग होते हैं। यानी जिन इन लोगों को रैकेट भी हाथ पे रैप करना पड़ता है क्योंकि ये लोग रैकेट भी होल्ड नहीं कर सकते। देन इवन बॉल भी टॉस नहीं कर सकते। तो जहाँ उनके हाथ पे रैकेट रैप करते हैं, पूरा इस तरीके से ऐसा लपेट के उनका हैंडल के साथ में, और रैप करने के बाद में बॉल भी जो है वो रैकेट पे ही जैसे-तैसे वो रख के और उसपे वो टॉस करके सर्विसेज़ करते हैं। एक्चुअली उनका गर्दन के नीचे उनका पूरा जो शरीर है, वो काम नहीं करता है। यानी सिर्फ़ गर्दन यहाँ तक का उनका हिस्सा जो है वो थोड़ा बहुत वर्क करता है, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बाकी उनका शरीर जो है वो वर्क नहीं करता है। तो ये लेवल 1 और जो क्लास 1 और क्लास 2 जो हैं, उसमें तकरीबन इस टाइप के रहते हैं। इवन क्लास 1 का हाथ भी ऐसा नहीं उठेगा। उसको हाथ भी उधर ऐसे टिका के जैसे-तैसे वो लोग खेलते हैं। लेकिन जो क्लास 2 हैं, उन लोगों का थोड़ा-सा हाथ का मूवमेंट हल्का-सा रहता है, इसलिए वो क्लास 2 में जाते हैं कि थोड़ा-सा हाथ अगर उनका उठ रहा है, ऊपर आ रहा है या यहाँ तक चले जा रहा है एक हाथ, और दूसरा जो प्लेइंग हैंड है वो थोड़ा-सा कम उठ रहा है, देन वो क्लास 2 में जाते हैं जनरली। देन ऐसे ही क्लास 3 के जो प्लेयर्स होते हैं, वो उनका यानी कमर यानी इवन कमर के पेट के ऊपर का हिस्सा जो है, वो बरोबर होता है। क्लास 3 में जनरली इवन आदमी की जो पेट में जो हमारी कुछ मसल्स होती है, जनरली हम लोग जब इवन सिटअप्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमको महसूस होती है। तो जो क्लास 3 के प्लेयर्स हैं, उनकी वो पेट की मसल्स भी जो है, वो जनरली पूरी तरीके से काम नहीं करती है। तो इवन कई बार ये होता है कि उनका जो नॉन प्लेइंग हैंड है, उधर भी वो शायद पैरालाइज़्ड रहते हैं। तो उन लोगों को इसलिए उसमें थोड़ी-सी रिलैक्सेशन रहता है सर्विसेज के टाइम पे भी, आपके कि वो लोग लास्ट 30 सेकंड्स थोड़े से मिस हुए थे भैया, थोड़ा सा रिपीट कर देना प्लीज। ओके। लास्ट 30 सेकंड्स आपकी वॉइस थोड़ी सी सुनाई नहीं देती। अभी आ रही है? हाँ, अभी यू आर ऑडिबल। हाँ, ओके। तो क्लास 1 और 2 का जैसे मैंने आपको बता दिया, समझा दिया था। देन क्लास 3 के जो प्लेयर्स होते हैं, उन लोगों का भी तकरीबन क्लास 1-2 से थोड़ा-सा ऊपर आते हैं वो लोग। उन लोगों का यानी चेस्ट तक का उनका जो पार्ट है वो बरोबर तो भी वर्क करता है, लेकिन जो पेट है उसकी मसल्स जनरली काम नहीं करती है। क्योंकि हम हमारे पेट में भी जैसे मसल्स होती है, हमारे सिटअप्स मारने पे हमको महसूस होती है, या एब्स जो बनते हैं हमारे, तो उन लोगों की पेट की मसल्स भी, तो जो क्लासिफायर होते हैं इवन टेक्निकल भी, वो लोग जब क्लासिफाई करते हैं प्लेयर को,
तो ये सब चीजें देखते हैं उनकी कि भाई जैसे अब क्योंकि वो व्हील चेयर पे, उसका बाकी तो कुछ और आप देख नहीं सकते हो, तो व्हील चेयर पे बिठा के उसको थोड़ा सा आगे झुकाते हैं, पीछे झुकाते हैं, थोड़ा सा उसको बोलते हैं कोशिश करो थोड़ा सा अपनी बॉडी को खींचने की। तो पेट पे हाथ लगा के महसूस होता है वो कि उसकी मसल वहां पे कितना वर्क कर रही है या कितनी ज्यादा वीक है। तो उस हिसाब से वो क्लासिफिकेशन होता है। देन इसके बाद है क्लास 4। तो क्लास 4 में ये है कि उनकी पेट की मसल भी काम कर रही, लेकिन कमर जो है वहां से थोड़े वीक होते हैं। यानी वो कमर से उन लोगों की मसल जो है वो वर्क नहीं करती, कमर उनकी बड़ी थोड़ी सी सपोर्ट नहीं करती उनको खेलते समय। तो वो लोग क्लास 4 में आते हैं। और देन क्लास 5 जो है वो व्हील चेयर का सबसे टॉप मोस्ट क्लास होता है कि उनके सिर्फ पैर जो हैं वो जो भी घुटने के ऊपर से दोनों पैर नहीं है या कटे हैं या जो भी है, तो वो लोग, लेकिन उनकी कमर यानी पैर के ऊपर का जो भी हिस्सा है कमर से जो चालू होता है वो पूरी तरीके से अच्छे से काम करता है। तो क्योंकि वो भी जब क्लासीफायर चेक करते हैं उनको, तो वो ये सारी चीजें बड़े उससे पहले तो उनका जो सबसे मेन जो है इसमें क्लासीफाई करने के पहले जो मेडिकल क्लासीफायर है वो भी आपका सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर देखते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने या जो भी बोर्ड है उनने आपको कितनी डिसेबिलिटी, कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी दी है। तो कई बार क्या होता है कि ये चीजें भी मैनिपुलेट हो जाती है। कई लोग अपने फायदे के लिए उसको पैसा दे के ऊपर नीचे करा लेते हैं, तो सर्टिफिकेट में तो हो जाता है। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है ये मस्ट रहता है। तो क्लासिफिकेशन में भी ये है कि जब हमारे इंडिया में तो जैसे अब नेशनल्स में हम लोग, हमारे पास एक लेवल 3 है, इसमें भी जो लेवल होते हैं क्लासिफायर्स के, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 3 जो क्लासिफायर होते हैं उसमें भी थोड़ा उनका और वो रहता है, अलग अलग लेवल्स रहते हैं कि कुछ जो सीनियर हैं वो लोगों को क्लासिफायर को यानी इवन लेवल जो क्लास लेवल 3 वाले जो क्लासिफायर हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग देने के लिए उन लोगों को उनमें से चुना जाता है जो वो सीनियर क्लासिफायर हैं, जो बरसों से क्लासिफाई कर रहे हैं प्लेयर्स को मेडिकल क्लासिफायर में। इवन सेम टेक्निकल क्लासिफायर्स का भी सेम है। तो अभी टेक्निकल क्लासिफायर लेवल 3 जो है वो हमारे इधर उतने, हमारे यहाँ तो नहीं है इंडिया में एक भी, लेकिन मेडिकल क्लासिफायर जो टेबल टेनिस से सिर्फ एक ही है, डॉक्टर अजय जीवी, जो वैसे तो कर्नाटका के हैं पर अभी वाराणसी में है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड है, वो रेलवे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो पहले जनरली जब भी क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो मेडिकल क्लासिफायर है पहले सबसे पहले वो अपना पूरा क्लासिफिकेशन करता है कि इसको जो उसका सर्टिफिकेट चेक करेगा, देन उसके सारे मसल वगैरह उनका पूरा फुल बॉडी चेकअप करेगा कि कौन सी मसल इसमें जो लिखी है सर्टिफिकेट में आपका वो वीडियो कितनी। वीडियो मोड का अनव्यूएबल हो गया। नहीं मैं मुझे आपके इधर से कुछ तो भी एकदम से चले जाता है। अभी 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 वापस चले गए। हाँ, अभी व्यूएबल। अभी दिख रहे हो आप? अभी दिख रहे हैं ना? हाँ जी अभी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेडिकल क्लासिफायर जो है वो उनके सर्टिफिकेट्स और वो सारी चीजें देख के पहले वो अपनी तरफ से क्लासिफिकेशन जो उसको लगता है वो क्लास उनको दे देता है। देन उसके बाद में वो बोलता है टेक्निकल क्लासिफायर्स को कि आप लोग अब इसको अपने हिसाब से इनकी मसल और ये सारी कितना इनकी मसल में कितना पावर है इनकी, या टेबल पे खिला, क्योंकि टेबल पे भी खिलाना ही होता है, तो टेबल पे खिलवा के भी उनकी रीच वगैरह क्या है, किस मसल में कितना टोन है, क्या है, वो सारी चीजें देख के फिर उनके साथ कंसल्ट करके लास्ट में ये प्लेयर को क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सी क्लास में जाना चाहिए। अगर व्हील चेयर है तो 2 में कि 3 में या 4 में 5 में, ये कहाँ जाना चाहिए। देन उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन डायरेक्ट नहीं किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट जो है उनका होल्ड पे रखा जाता है, वो रिव्यू पे रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम प्लेयर को बोलते हैं कि यार अब आप टेबल पे थोड़ा हमको खेल के दिखाओ, तो कई प्लेयर्स जो हैं वो या जो भी व्यक्ति है वो उसको, क्योंकि अपर है ना, ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे का क्लास चाहिए रहता है,
कि यार अगर मैं क्लास 4 में गया तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, तो मुझे क्लास 3 मिल जाए तो बेहतर है। तो वो टेबल पे उतना एफर्ट करता नहीं है और दिखाता नहीं है। अगर बॉल थोड़ा दूर है जबकि उसकी रीच में है, पर वो जान करके छोड़ेगा ऐसा दिखाने के लिए कि मेरी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। तो इसलिए वो रिव्यू पे रख देते हैं। देन फिर टूर्नामेंट क्योंकि जनरली टूर्नामेंट के पहले ही होता है क्लासिफिकेशन, अलग से कभी भी नहीं करते हैं। कोई भी टूर्नामेंट इवन इंटरनेशनल में भी सेम है और हमारे यहाँ भी सेम है कि हमारे नेशनल्स के टाइम पे हम लोग करते हैं। फिर जब मैचेस स्टार्ट होते हैं तो जो क्लासिफायर जितने हैं हमारे मेडिकल और टेक्निकल, ये लोग वहां पे बैठ के जो प्लेयर्स का उन्होंने जो क्लास दिया है वो पूरी लिस्ट अपने पास रखते हैं, जो भी नए प्लेयर्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ होता है उन्होंने। देन उसके बाद में वो लिस्ट के हिसाब से जब वो लोग मैचेस खेलते रहते हैं तो वहां पे उनको पर्सनली, क्योंकि मैच आदमी कभी भी हारना नहीं चाहता है कोई भी प्लेयर, तो वो जब मैच खेलता है तो अपना पूरा एफर्ट करता है, पूरी कोशिश करता है कि मैं पॉइंट हासिल करूं कैसे भी करके। तो तब उसकी वहां पे एक्चुअल रीच और उसकी सारे मसल्स कितने, कौन कौन से मसल कितने काम कर रहे हैं, तब ये मालूम पड़ता है। तो इसलिए जब जब टूर्नामेंट खत्म होता है और उनके सारे मैचेस जो हैं, इवन हमारे यहाँ अभी उतनी इंडिया में हम लोग उतना कर नहीं पाते, उतनी सुविधा नहीं है हमारे पास। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे तो वो लोग बाकायदा मैचेस रिकॉर्ड भी करते हैं। उसके बाद में उनको अगर लगता है कि नहीं यार अभी भी ये मुझे कुछ डाउट है, तो उसको वो फिर भी उसको क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है उसका, वो उसको इशू करेंगे, लेकिन उस पे रिव्यू करके डाल के छोड़ देंगे कि अभी और रिव्यू एक और नेक्स्ट इवेंट में करेंगे वो। तो कई बार ये होता है कि उनको लगता है कि ये क्लास 4 का प्लेयर है, लेकिन जब आपस में बातें करते हैं तो उनको, जब आप जैसे मान लो 6 या 7 क्लासीफायर जनरली इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, मेडिकल और टेक्निकल मिला के, तो कई बार आपस में ये होता है कि 4 लोग बोलते नहीं यार ये मुझे तो क्लास 3 का लग रहा है, लेकिन 3 लोगों को लगता है कि नहीं यार ये क्लास 4 का प्लेयर है। तो ये लोग इसलिए उसको होल्ड पे रखते हैं कि एक और नेक्स्ट इवेंट जो भी होगा, तो देन उसको वापस से वहां पे जो भी क्लासीफायर्स की टीम होगी उनके पास वो रिपोर्ट जाती है। देन वो लोग उसको फिर से रिव्यू करके और अपना फाइनल वो देते हैं। तो आपको, और रिव्यू के लिए आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होता है कि भाई, या आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे क्लास गलत दे दिया है, मैं क्लास 4 हूँ या 5 हूँ। अगर आदमी को लगता है कई बार कि नहीं भाई ये मुझे क्लास 5 दिया गलत है, मेरे को क्लास 4 होना चाहिए था, तो ऐसे समय में ये होता है कि वो रिव्यू के लिए जा सकता है ITTF के इस पे, यानी जो इनके हमारे पैरा इवेंट्स हैं, जो हमारे पैरा इवेंट्स होते हैं उसमें इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसके पहले वो रिव्यू के लिए दे सकता है कि भाई मुझे अपना रिव्यू कराना है, उसके लिए वो कुछ यूरो या डॉलर्स में फीस होती है, तो वो करके वो रिव्यू के लिए अपना वो दे सकता है, अप्लाई कर सकता है। देन रिव्यू में भी अगर उसका एक बार आ गया कि नहीं भाई तुम्हारे को जो क्लास दिया है वही क्लास तुम्हारा बनता है, तो फिर वो उसके बाद में उसका फाइनल हो जाता है, उसके बाद में रिव्यू नहीं होगा। लेकिन कई बार कुछ क्लासीफायर ही उसको रिव्यू पे रख लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है, तो नेक्स्ट इवेंट में उसका देन क्लासिफिकेशन जो है वो फाइनल कर देते हैं। तो ये तो हमारे हुए क्लास 1 to 5 जो हमारे व्हील चेयर है, ये इसमें हो गए। देन जो स्टैंडिंग से स्टार्ट जो होता है वो होता है क्लास 6 से स्टार्ट होता है, क्लास 6 to 11। तो उसमें ये है कि क्लास 6 के जो प्लेयर्स मैंने जो देखे हैं तकरीबन, वो ज्यादातर जो सेरेब्रल पल्सी वाले जो होते हैं वो उस टाइप के ही होते हैं, जो जिनके थोड़े से पैर वगैरह के भी ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, चलने की भी प्रॉब्लम होती है बहुत, है ना वो एज वेल एज वो व्हीलचेयर जैसे ही होते हैं। क्योंकि मैंने हमारे इंडिया की, हमारे एक प्लेयर हैं, वर्ल्ड रैंक प्लेयर हैं, में से यजदी भामगरा गुजरात से, उन्होंने जब स्टार्ट किया होगा तो उनका पहली बार जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हुआ था क्लास 8 दिया था उनको। देन एक आध इवेंट के बाद में नेक्स्ट इवेंट में जब क्लासीफायर, क्योंकि क्लासीफायर क्या होता है, जो कोई भी इवेंट चल रहा है इंटरनेशनल, उसमें वो जो भी प्लेयर खेल रहे हैं उनके पास वो लिस्ट होती है कि कौन सा प्लेयर कौन सी क्लास का है, तो वो लोग उनको बुलाते हैं इसलिए कि वो पहले तो क्लासिफिकेशन कर लें। देन जब टूर्नामेंट चलता है तो जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो उनको देखते हैं कि
ये प्लेयर क्लास 7 में खेल रहा है, तो क्या ये क्लास 7 का ही प्लेयर है? फिर ये लोग आपस में अगर उसको कुछ होता है डाउट, तो वो अपने दूसरे जो 2-3 और क्लासिफायर, क्योंकि जनरली एक इंटरनेशनल इवेंट में 6 से 8, कई बार 10-10 भी होते हैं, क्लासिफायर होते हैं, मेडिकल और टेक्निकल मिला के। तो ये लोग आपस में कंसल्ट करते हैं। तो जैसे मैं मिस्टर एसडी की बता रहा था, वो क्लास 8 से चालू हुए, देन क्लास उनको एक इवेंट में, नेक्स्ट इवेंट में उनको क्लास 7 किया, देन फिर एक आध 2 साल बाद फिर एक आध इंटरनेशनल इवेंट में गए, तो वहाँ उनको क्लास 6 किया। तो वो प्लेयर ने अल्टीमेटली क्लासिफायर को बोला कि भैया आप क्लास 6 से नीचे मुझे मत देना, मुझे व्हील्स पे नहीं खेलना है। वो चाहते थे कि मैं स्टैंडिंग में ही खेलूं, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो। गुजरात की जो सेट रैंकिंग वगैरह है उसमें भी खेलते हैं, इवन वेटर इवेंट भी खेलते हैं, गुजरात की अच्छे प्लेयर हैं और वर्ल्ड रैंक प्लेयर है हमारे। और अपनी इवेंट के नेशनल चैंपियन है अभी तक के अनबीटन। जब से मैं देख रहा हूँ तब से वो क्लास 6 के नेशनल चैंपियन है। तो ये क्लास 6 के हो जाते हैं। देन क्लास 7 जो है उसमें जिनका पैर थोड़ा सा घुटने के ऊपर से सिर्फ एक पैर कटा हुआ है, या एक पैर कर रहा है, दूसरा बिल्कुल ही निष्क्रिय टाइप का है, तो या बगैर सहारे के या क्रचर्स के या स्टिक के बिना जो चल नहीं पाते हैं, ये लोग जनरली इस टाइप के प्लेयर्स क्लास 7 में होते हैं। देन इसके बाद में क्लास 8 जो है उसमें यह है कि आदमी जो जूते पहन के, जिनको क्रचर्स या स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती है, इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं, ये लोग जनरली क्लास 8 में आते हैं। तो इसमें भी क्लास 7 के जो प्लेयर्स हैं, जो कई बार स्टिक लेके कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, एक हाथ में स्टिक रहती है, तो उसके भी जब खेलते हैं तो इसमें बहुत सारे नियम है। अब जैसे क्लास 6 का मैं बता रहा था, क्लास 6 का जब प्लेयर खेलता है तो कई बार जैसे हमारे जो एबल बॉडीड में जो होता है, अतुल जी बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो बहुत सीनियर इंटरनेशनल एम्पायर है, रेफरी हैं, कि हाँ, हम लोग खेलते समय अगर टेबल को टच कर दिया तो वो फॉल्ट में आ जाता है, या उसको पॉइंट जो है चला जाता है। तो ये सेम पेरा में भी इस टाइप की चीजें हैं, इवन व्हीलचेयर में भी है। अभी नेक्स्ट उसमें मैं आपको व्हीलचेयर पे भी बैठ के वो 2-3 चीजें बताऊंगा। तो इसमें भी ये है कि अगर क्लास 6 का प्लेयर जो है, अगर खेलते समय भूले से उसका हाथ अगर टेबल पे लग जाता है ड्यूरिंग द स्ट्रोक, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है ना। वो भी लेकिन प्लेइंग हैंड, सॉरी, प्लेइंग हैंड अगर उसका है और वो खेलते समय ऐसा नीचे टच हो गया खेलते समय, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेम क्लास 7 जो है उसमें जो स्टिक लेके खड़े रहते हैं, कई बार ये होता है कि आदमी क्या करता है, स्टिक का जो हैंडल है वो ऐसा टेबल पे ऐसा टच कर देगा ऐसा, तो उसको एक एक्स्ट्रा जो बाहर का हिस्सा है वो उसको टिका देते हैं कई बार, वो खेलते हैं। तो वो जनरली इसमें अलाउ नहीं करते हैं एम्पायर्स, इंटरनेशनल इवेंट में, इवन हमारे नेशनल्स में भी। तो क्लास 7 क्लास 8 ये हो गए। क्लास 9 जो है उसमें जो जिन लोगों को ना शू पहनने की जरूरत होती है, जूते पहनने की जरूरत होती है, ना क्रचेस की जरूरत होती है, ना बैसाखी की जरूरत होती है, जनरली है ना, वो आप समझ सकते हैं कि वो तकरीबन नॉर्मल जो एक प्लेयर होता है उससे थोड़ा नीचे आप ले लें। ये है कि उसका एक साइड पूरा खत्म होता है, एक पैर जैसा, जो कि जनरली अतुल ने मुझे देखा है खेलते हुए। तो मेरा क्लास 9 ही होता था, लेकिन वो चूंकि वो टाइम था जब मैं अपना खेला करता था एबल बॉडीड में। पर अभी जैसे 2-3 बार मैं गया और मैंने क्लासिफायर्स के सेमिनार भी अटेंड किए, तो जो चीफ क्लासिफायर है उन्होंने खुद ने भी मुझे बोला था कि नहीं, आपका जो क्लास है वो तब दिया होगा हो सकता नहीं, लेकिन अब आप क्लास 8 के हैं, आपको अगर अब कराएंगे आप तो आपका क्लासिफिकेशन जो है वो 8 हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो जब हमारा टाइम था या जब हम खेलते थे या जब एज थी, तो हमारी रिच होती है, तो उसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन होता है जनरली। डिसेबिलिटी के हिसाब से उतना नहीं है, डिसेबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन आपकी रिच कितनी है जब आप खेल रहे हैं, वो जरूर बहुत मायने रखती है। देन क्लास 9 में जो है वो जिनको बैसाखियों की जरूरत नहीं है, स्टिक की जरूरत नहीं है, बस की जरूरत नहीं है, ये लोग क्लास 9 में आते हैं। देन क्लास 10 जो है, इसमें ये है बॉस कि आपका जो कोहनी यानी जो हमारी हथेली के यानी हमारी जो ये रहती है रिस्ट, रिस्ट से तकरीबन थोड़ा ऊपर से जब हाथ नहीं होता है, तो वो लोग जो है वो क्लास 10 में आएंगे। भाई किसी का यहाँ से नहीं है, यानी कंधे के थोड़ा नीचे से नहीं, किसी का कोहनी के, लेकिन अगर उसका सिर्फ हथेली के यानी के यहाँ से या थोड़ा उसकी हथेली पूरी बरोबर काम नहीं कर रही है, तो वो इसमें आ जाएगा पैरा में, ऐसा नहीं है।
एक्चुअली उसका हाथ जो है वो रिस्ट से थोड़ा ऊपर से या तो कटा हुआ होना चाहिए या उस टाइप का। ऐसे सेम जो क्लास 9 का जो मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ पैर की नहीं डिसेबिलिटी, कई बार होता है कि एक प्लेयर है जिसके दोनों पैर बरोबर हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट जो कंधा है, कंधे के यहाँ से बिल्कुल अगर उसका हाथ नहीं है, बिल्कुल है ना, उसका यहाँ खत्म ही है, इधर एकदम सामने से उसकी बिल्कुल भी हड्डी नहीं है, अगर 2 इंच का भी हाथ उसका कंधे के वहां से है तो वो क्लास 10 में चले जाएगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही कंधे से उसका हाथ नहीं है तो वो क्लास 9 में आ जाएगा प्लेयर, यानी उसका जो नॉन प्लेइंग हैंड है। तो देन प्लेइंग हैंड जो है उसका, वो अगर अच्छा है और दोनों पैर अच्छे हैं तो तब भी वो क्लास 9 में आएगा। क्लास 10 के प्लेयर्स जो है, मैंने बताया जैसा आपको कि रिस्ट से थोड़ा ऊपर से उसका हाथ 2-3 इंच ऊपर से अगर उसका हाथ नहीं है तो वो क्लास 10 में आएगा। इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला क्लास है वो होता है क्लास 11, जिसके क्लासिफायर भी वर्ल्ड लेवल पे बहुत कम है, इंटरनेशनल लेवल पे। और उसको क्लासिफाई करने के लिए जिन मशीनों की या जो भी चीज़ें लगती है, जो भी इक्विपमेंट हैं या जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो सब जगह उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली वो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कि आप ऐसे आपको आदमी सही लगता है कि नहीं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बरोबर है, लेकिन वो एक उनका जो इंटेलेक्चुअली जो थोड़े से वो रहते हैं, इम्पेयर रहते हैं या थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रहता है, तो वो वाले प्लेयर्स क्लास 11 में आते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो इंटरनेशनल इवेंट्स भी होती है उसमें प्रोस्पेक्टस में मैंने देखा है तकरीबन 60-70% इवेंट्स में वो लोग क्लियर लिख देते हैं प्रोस्पेक्टस में, क्लास 11 का क्लासिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन बहुत टफ है। वो कुछ ही जगहों पे होता है या कुछ ही इवेंट्स में होता है, जो बड़ी इवेंट्स हैं या जिनके पास वो सॉफ्टवेयर और सारे इक्विपमेंट है क्लास 11 को क्लासिफाई करने के लिए। तो उस टाइप के प्लेयर्स जो हैं वो क्लास 11 में आते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना हो क्लासिफिकेशन या इसको लेके तो जरूर पूछें मुझसे। Harshit is asking ki which is the highest class. हाईएस्ट क्लास इज 11 इन स्टैंडिंग। अगर व्हीलचेयर की बात करें तो हाईएस्ट क्लास जो है वो क्लास 5 है। So Harshit ko apna, Harshit, you may have received your answer because there are 3 different clusters of classification. One classification of 0.5 point scale, that is on wheelchair, then 5 standing, and the 11th is intellectual special ability classification. So we can clusterize this classification in 3 different parameters: those on wheelchair, those on standing, and those who are intellectually specially able. Pramod sir, आगे प्रमोद सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन? और if a blind person can easily detect the ball with its sound, then are they allowed in such case? तान्या डागा ने पूछा है कि तान्या का क्वेश्चन है, if a blind person can easily detect the ball with its sound, then are they allowed in such case? तो तान्या का जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से पैरा इवेंट की जो 11 क्लासिफिकेशन है उससे कनेक्टेड नहीं है, because that is a separate discipline. In this para event of International TT Federation or Table Tennis Federation of India, we are having 11 classification in which visible disability is not the part of this para cluster. This is physiological or physical disability is constituting these 11 classes. So if the hearing disability or the height or the visual disability, that is having some separate entity and some separate institutions are looking after for that cluster of the players. प्रमोद भैया आगे बढ़ें प्लीज। प्रमोद भैया आवाज आ रही है? प्रमोद भैया से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है शायद, जब तक मैं एक वीडियो प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ।
You can see the Sir, I think there's some problem with his audio, so he'll be rejoining in a moment. oh, no problem. The video is there. Video is displayed now. Yeah, video is there, sir. As you can see, अभी अभी आपने देखा है कि wheelchair player cannot touch his feet on the floor. If he is touching his feet on the floor, this is more or less he is violating the rules that those players who are on wheelchair, more or less during their classification, the classifiers wants to judge where their lower extremity or lower abdominal muscles or thigh or hamstring means quadricep or hamstring muscles or gastrocnemius, the lower leg or soleus muscles are working or not. So if a player is touching the leg somehow, sometimes some spark comes and sometimes some nerves or some muscles get activated in some special movements. That time, if a player has touched his leg on the floor, in that situation, the umpire may award the point to the opponent. चल रहा है वो, बीच में थोड़ा सा बाहर हो गया था, अभी वापस आया। वो बाहर हो गए थे। अतुल भाई आवाज आ रही है अभी? हाँ, बस वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर पढ़ते हैं। यस 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 यस। So this was the video we had taken from the ITTF website for the para players, and now our keynote speaker, Shri Pramod Gangadhe ji, again has resumed the session. I request to please go further. प्रमोद भैया आवाज आ रही है? यस 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 यस। प्लीज आप सेशन बढ़ाएं। हाँ, तो अभी अब हम लोग जो थोड़ा सा जो व्हील चेयर के लिए जो रूल्स हैं थोड़े से सर्विसेज और इनके, तो एक्चुअली वो वीडियोस में आपने क्या बताया, मैं एक्चुअली मैं उसमें देख नहीं पाया था। तो अगर वो मुझे मालूम पड़ता आपने क्या दिखाया है, अदरवाइज मैं नहीं तो व्हील चेयर पे बैठ के आपको डेमो करके बता सकता हूँ। नहीं, आप भैया किस टाइप की सर्विस आपका सेशन कंटिन्यू कर लें, क्योंकि वो तो मैंने ITTF की साइट से 2.5-3 मिनट का वीडियो था, तो जस्ट ओके ओके ओके। वो जो जिसमें पैर टच हो रहा है जमीन पे या हाथ टच हो रहा है टेबल पे, हाँ जी बिल्कुल, बरोबर वही वाला वीडियो था क्या? ओके ओके। हाँ, तो वो तो आपने अब जैसे बता ही दिया उनमें, आप उसको रिपीट करके बीच बीच में पॉज करके बता दें एक बार और रिपीट कर दें। हाँ नहीं, वही जैसे उसमें आपने देखा वो स्टिक वाला भी था कि स्टिक टच करके
प्लेयर खेल रहा था तो उन्होंने रोका था उसको, प्लेयर को। तो ये कुछ रूल्स जो हैं स्टैंडिंग में जो हैं वो अलग होते हैं और व्हील चेयर के अलग हैं। प्लस इसमें जैसे डबल्स जब हम खेलते हैं, जो डबल्स का इवेंट होता है, तो जैसे जनरली जो एबल बॉडीड जो होता है उसमें मालूम है आपको कि वो अल्टरनेट खेलते हैं प्लेयर्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जैसे व्हीलचेयर वाला जो है, कम से कम व्हीलचेयर जब प्लेयर खेलते हैं तो क्लास 1 to 5 जो होता है, इवन इसमें कई बार कंबाइन भी होता है कि एक स्टैंडिंग एक व्हीलचेयर, लेकिन उसके जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। उसमें ये है कि जो सेंट्रल लाइन है, अगर मैंने इस फोरेंट साइड जो है हमारा, उस साइड से अगर मैंने सर्विस किया है, तो अब मुझे वही सेंट्रल लाइन के इधर ही मुझे रहना होगा और वहीं की बॉलिंग खेलना होगी मुझे। इवन मैं उस बॉल जो दूसरी तरफ की जो बॉल आती है उसको वो टच किया तो आपका फॉल्ट हो जाता है। इवन मेरा पैर भी जो है वो सेंट्रल लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। सेम जो हमारी ये होती है व्हील चेयर में जब खेलते हैं, दोनों व्हील चेयर प्लेयर होते हैं, तो उसमें भी ये है कि जिसके पास बॉल आ रही है उसी को खेलना है, अल्टरनेट नहीं खेलते हैं। कई बार होता है कि पूरी पूरी रैली जो है एक एक प्लेयर ही खेल लेते हैं, और लेकिन उनकी भी व्हील चेयर जो है वो मूव नहीं होना चाहिए। इसलिए डबल्स में जनरली लोग जो व्हील चेयर हैं अपने लॉक कर लेते हैं बीच में कि वो मूव ना हो, क्योंकि अगर वो जरा सी भी लाइन से जो सेंटर लाइन है उससे बाहर हुई तो वो पॉइंट जो है अपोनेंट को चला जाना है। तो ये थोड़ा सा डबल्स के लिए ये रहता है। और व्हील चेयर के लिए जो सर्विसेज के जो रूल्स हैं उसमें मैं आपको टेबल के पास थोड़ा सा जाके बता देता हूँ। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है वीडियो। एक सेकंड, वो बॉल नेटवर्क थोड़ा डाउन है तो इसलिए वीडियो नहीं प्ले हो सकता। मे बी नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। वीडियो आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है? हाँ, अभी अभी आप दिख रहे हैं, अभी आप दिख रहे हैं। ओके ओके, तो मैं एक मिनट ये भाई को सामने से रिकॉर्ड करेंगे। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऑडिबल है, बिल्कुल ऑडिबल है ना? तो एंगल कौन सा, पीछे से रखना है कि साइड से रखना है, मतलब कहाँ से वीडियो सही वो रहेगा? फ्रंट से अगर रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। सामने से ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, आप व्यूएबल हैं, बिल्कुल व्यूएबल हैं और ऑडिबल भी हैं। इसके जो रूल्स हैं हमारे पैरा टेबल टेनिस व्हीलचेयर में, वो ये रहता है कि जब हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारी लाइन्स हैं दोनों तरफ की, ये इधर या इधर दोनों तरफ, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने सर्विस किया यहाँ से, वो टेबल के बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना इधर से ना उधर। ये जो सबसे जो मेन जो रूल है व्हीलचेयर सर्विस के लिए, तो यही है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ से, जब मैं सर्विस करूंगा तो उस तरफ बताओ ऐसा करो। जैसे ये वाली सर्विस है, ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन वही अगर मैं यहाँ से जाता हूँ ये कहाँ ये फॉल्ट है। ये फॉल्ट सर्विस है। तो अभी ये दोनों तरफ से अगर यहाँ से अगर हमारी ये इस तरफ से दोनों तरफ से बाहर जाती है, ये जो व्हाइट लाइन हमारे दोनों टेबल की होती है, अगर व्हीलचेयर इवेंट हो रहा है
इसमें अगर इधर से बाहर जा रही है या इधर लाइन के बाहर जा रही है, यानी यहाँ लास्ट से भी इधर निकल रही है, तो ये सर्विस जो है एक्चुअली फॉल्ट नहीं होती, ये रीसर्व होती है, आपको फिर से करना है, क्योंकि प्लेयर जो व्हील चेयर पे है वो अपना बीच में है, वो वहां तक जा नहीं सकता, उसको रिसीव करने। बस ऐसे ही जो आप बहुत शॉर्ट सर्विस जो है या बैक स्विंग सर्विस वो आप नहीं डाल सकते कि बिल्कुल लेट के पास, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठ के आदमी के लिए मैक्सिमम आप इससे थोड़ी और ज्यादा हो सकती है अगर आदमी व्हील चेयर चिपका के खेल रहा है, या कई बार इंटरनेशनल जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 टाइप के जो प्लेयर्स हैं व्हील चेयर के, वो लोग उनके पास तो इतनी मॉडर्न और अच्छी व्हील चेयर से बाकायदा पूरी मूव करके उसको व्हील चेयर को खेलते हैं। वो लोग कभी भी हमारे प्लेयर्स जैसे हमारे जनरली मैंने देखा है कि उनके पास उतना संसाधन नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो उतनी अच्छी व्हील चेयर खरीद सके। ऑटोबॉक की 2-3 कंपनियां हैं, ऑटोबॉक की व्हील चेयर आती है करीब 3 लाख 4 लाख, तो वो लोग उनकी व्हील चेयर ऐसी होती है कि कागज की तरह वो लोग लगातार मूव करके, जैसे हम लोग टेबल बॉडी प्लेयर करते हैं बाकायदा। आप देखेंगे अगर कुछ क्लिप्स देखेंगे, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा, तो आप देखेंगे कि बाकायदा पूरा टेबल पे जैसे करते हैं अपनी व्हील चेयर और उस हिसाब से खेलते हैं। तो सेम ऐसा ही आप जब खेल रहे हैं तो आपका जब कोई स्ट्रोक खेलने के पहले आपका ये हाथ यहाँ टच होकर आप नहीं खेल सकते, आपका हाथ जो इवन आप ऐसा यहाँ पे भी रख के इसको ऐसा नहीं खेलेंगे, आपका सेम आप अपना इसको उठा नहीं सकते। तो आप कई बार होता है कि आदमी मारने के लिए ऐसा खड़ा हो जाता है चेयर के ऊपर, क्लास 4 या क्लास 5 टाइप के प्लेयर्स हैं, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। इवन व्हील चेयर की जब आपका क्लासिफिकेशन, तो व्हील चेयर की आपका कितनी उसकी विड्थ है, कितनी हाइट है, इवन और कितना आप कुशन यूज कर रहे हैं, ये सारे स्पेसिफिकेशन आपके जो क्लासिफिकेशन कार्ड होता है उसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है। और जब आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में जाते हैं तो आपकी ये सारी चीजें बस चेक होती है कि आप क्लासिफिकेशन कार्ड में लिखा है कि भाई ये जो व्हील चेयर है आपकी 1.5 से 2 फीट होगी, उसके ऊपर 6 इंच का कुशन होगा, तो उतना ही होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो लोग अलग ये सारी चीजें रहती है कि आपको आपके सारे बस इसकी जो रूल्स है व्हील चेयर के वो आपको सारे क्या अपना हाथ टच किया, स्ट्रोक खेलने के बाद अगर आप इसे टच हो रहे हैं तो वो फॉल्ट नहीं है, पहले टच करके आप आगे नहीं जा सकते। प्लस सर्विसेज जो है वो आप शॉर्ट सर्विस नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज दोनों साइड जो है हमारी बैक एंड और फोर एंड, इसमें बाहर की तरफ हमारी बॉल मूव करने में कम देती हुई जाए कि हमने ऐसा सर्विस ये थोड़ा सर्विसेज के और इसके पिक्चर के रूल्स है जिसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और जल्दी सारे प्लेयर्स पता है। सेम पिक्चर में इंटरनेशनल लेवल पे जितना अभी करंट मैंने जो जाके देखा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी गया वहां पे मैंने देखा है अभी व्हील चेयर में एक नया स्ट्रोक जो मैंने तकरीबन इजाद किया है वो टेट्रा लूप बोलते हैं इसमें। ये टेट्रा लूप ये होता है कि आपका जो ये है ये ऐसा ऊंचा जाता है वापस व्हीलचेयर प्लेयर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो दिखाता है उसको ऐसा बैक स्विंग जो है वो नेट के ऊपर उठा देते हैं या इसको अपना फेस अंदर के दो कई बार भी टेट्रा लूप है। अगर ये किसी प्लेयर ने अच्छे से कर लिया है टेट्रा लूप में जिन लोगों की समझ में आती है आप देखोगे अगर वीडियोस जाते हैं उसकी साइट पे तो आपको मालूम लगेगा सबसे ज्यादा इसका यूज हो रहा है टेट्रा। तो ये 3-4 चीजें जो है ये व्हीलचेयर के लिए जो रूल्स हैं ऐसा बता दिए।
थैंक यू प्रमोद सर। आज का जो अभी आपने रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड या हाँ जी। क्लासिफिकेशंस आपने अभी हेलो। रूल्स हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही, बोलिए। मैं बस यही आपका को धन्यवाद प्रेषित करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज के जो सेशन में आपने हम लोगों को पूरे 11 क्लासिफिकेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो बताया, that was very जी जी knowledgeable and very educative for all of us. And few things which umpire or a player while playing or performing in the para events has to consider, that बच्चों very clearly it has been spoken and conveyed by today's keynote speaker Pramod sir, that while doing the service, even after so many bounces, if the ball is passing through the sidelines, then it means this is a live service for wheelchair. And if the ball is passing through the end line of the table, then it is a legitimate service, maybe after first bounce or so many bounce, but of course not without the bounce. Then I've seen a question which is saying that Ibrahim Hamato comes under which category. So Pramod sir has already communicated in the beginning of the session that there are 10 classifications in para event. First 5 are those who are having their abdominal muscular dysfunctioning or lower legs dysfunctioning. So Ibrahim Hamato's both legs and abdominal muscles are working quite efficiently. So he used to play under 6 to 10 classification, because he is an standing athlete, and he has participated in Rio Para even. Then the other question is, tables for normal and para table tennis are the same? Yes, of course. The measurement of the table, that is 2.7 foot. प्रमोद भाई, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज मेरे को थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, अगर कंटेंट मेरे से गलत जा रहा हो तो. The table for normal, yeah, the 2.74 is the length and 1.525 is the width. The net height, expansion of the net, everything is okay, everything is similar. Only one little difference is there, that the stands on which the table is kept, the table is stable. The last pillar of the table near the end line should be 40 centimeter behind the end line, because sometimes some players are using wheelchair, so the wheelchair, they go little inside of the table. In that situation, that the stand should be 40 centimeter behind or near to the net side below the table. That is the only thing. Then Sanjay Ayachit ji, well-known master player, veteran player of table tennis, is asking service के बारे में rules बताएं. शायद संजय जी ने जब ये क्वेश्चन रेज किया था तब तक सर्विसेज वाला सेशन शुरू नहीं हुआ था. And after posting his, Pramod sir has already communicated us regarding the rules of the table tennis. So dear kids, I just want to name few players. Melissa Tapper from Australia or Natalia Partika from Poland. They are those players who are not only competing in the para events, but at the same time they are playing in the standardized able players event also, and conquering the titles in both the events. Though their special ability of the forearm, because Natalia was born without a forearm and Melissa is having some problems in the wrist side. So even when they are playing, and they are playing in able and para event both, and they are conquering the titles. Natalia herself has so far conquered more than 40 titles, international titles. So, and the second thing is that Ministry of Youth Affairs and Sports or Ministry of Human Resources Development, education departments, sports departments, they all are nowadays working for the inclusive education. We all are equal. Some may be having some abilities and some special abilities. So as a human being, there is no difference with the caste, creed, race, physical ability, special ability. We all are similar, we all are equal. So equal opportunities should be given to all persons. Similarly, to promote the sporting activities with those who are having some special abilities of physiological situations or some intellectual properties. Our sports federations, our Sports Authority of India, they all are providing us ample opportunity to explore our potentials we are inheriting within ourselves, with all due respect to the limitations of physiological or intellectual properties. आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन था. एक नई चीज आप लोगों ने देखी होगी, नई चीज आप लोगों ने सीखी होगी. बच्चों, आज ये मौका है, मैं अपना एक निजी अनुभव, I just want to share my personal feelings with all of you today, because so many coincidences are occurring. Today is International Olympic Day. During one of para Olympic event in 2016, one of
two players who had some close relations with the place where I was born and brought up. I met them in the Olympic Village, and they said that tomorrow we are going to conquer the titles. So I thought they are very confident, and I asked my chief referee that will he spare me for the half day session. So as per the rules, he has given me half day off, and I went there and I witnessed, and to the biggest surprise, when the tricolor in between was going high up and two other countries' flags were below our tricolor, national anthem was playing, and our player has conquered the gold medal with the world record. That was Mr. Devendra Janjade in javelin, of course. So I was there, and there are so many players of para event who has done a remarkable job and has brought laurel for the countries. So today's session was definitely very educative for all of us. I am thankful to Shri Pramod Gangadeji, who has delivered an excellent session today. I am thankful to Shri Jayesh Acharya ji and Shri Om Soni ji also for delivering his and sharing his wisdom with all of us. Of course, our President and Secretary General of Table Tennis Federation of India, Shri M.P. Singh ji and Shri Vishnu Chautala ji, for sending his blessings and good wishes on this International Olympic Day. And last but not the least, of course, Sports Authority of India for providing us this platform. But tomorrow, again, 5:15, we will be resuming the session with some yogic exercises. On last Friday, we had done some exercises. I can see the smile on the face of Harshit. He has done Shirshasana, where even Madam has not suggested us to do. Even then, he was doing Shirshasana. But please make sure, if you are performing some typical asanas or yogic kriyas, some presence of some expert should be somewhere near to you. Otherwise, please don't practice this. So once again, thank you to all for sparing your time and learning and having this giving and taking a process, providing little diesel to this process. Once again, a very happy International Olympic Day to all of you. Till then, we meet again. Good day, good evening, and good night. Thank you.